हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं फिर से आ गया आप लोगों के बीच एक नया विषय को लेकर के। ठीक है। इस विषय में हम लोग पढ़ेंगे नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में। ठीक है। नेपोलियन बोनापार्ट जो है वो एक साहसी, ठीक है, वीर और एक कर्मनिष्ठ, ठीक है, कर्मनिष्ठ व्यक्ति था। ठीक है। जो जिसमें अदम साहस भरा हुआ था। ठीक है। यहाँ पर पहले हम बात कर लेते हैं कि 1798, ठीक है, 1798 से लेकर के 1814 ईस्वी यानी कि 15 अवधि तक की काल को क्या कहा जाता है? नेपोलियन युग कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? नेपोलियन युग कहा जाता है। कितना से? 1798 से लेकर के 1814 ईस्वी तक के, ठीक है, काल को क्या कहा जाता है? नेपोलियन युग कहा जाता है। चलिए अब बात कर लेते हैं नेपोलियन के जन्म के बारे में। ठीक है। नेपोलियन का जो जन्म हुआ था 15 अगस्त 1769 ईस्वी में हुआ था, जो कि कोर्सिका द्वीप में हुआ था। जो कोर्सिका द्वीप कहाँ है? वो इटली में, इटली के जनेवा शहर में। ठीक है। तो अब यहाँ पर देखते हैं कि कोर्सिका जो द्वीप था वो 1768 ईस्वी तक इटली का अंग था। किसका अंग था? 1768 ईस्वी तक इटली का अंग था कोर्सिका द्वीप। लेकिन नेपोलियन के जन्म के बाद, ठीक है, उस पर फ्रांस का अधिकार हो गया था। किसका अधिकार हो गया था? फ्रांस का अधिकार हो गया था। ठीक है। फ्रांस का अधिकार हो गया था। अब बात कर लेते हैं कि नेपोलियन बोनापार्ट के पिता कौन थे। नेपोलियन बोनापार्ट के पिता का नाम था कार्लो बोनापार्ट। ठीक है, कार्लो बोनापार्ट, जो एक निम्न वर्गीय सामंत थे। क्या थे वो? एक निम्न वर्गीय सामंत थे। तो प्रारंभ में क्या हुआ, नेपोलियन जो है उनकी शिक्षा के लिए उनको सैनिक अकादमी में भेजा गया। ठीक है, सैनिक अकादमी में भेजा गया। ठीक है। प्रारंभिक शिक्षा जो उनकी हुई थी उनको उनका सैनिक अकादमी में हुआ था। तो वहां पे जो भी लोग थे वो बड़े बड़े सामंत थे। ठीक है, बड़े बड़े लोग थे कि बच्चे वहां पर पढ़ने आते थे। तो उनसे क्या था कि नेपोलियन बोनापार्ट का जो हाइट था, कद था, वो छोटा था। तो वहां के बच्चे उनको चिढ़ाते थे। ठीक है, जिसके कारण नेपोलियन के मन में एक अलग भावना पैदा हो गई थी। ठीक है। तो उन्होंने मन में सोचा कि क्यों ना हम अपनी पढ़ाई के द्वारा ही अपने आप को आगे बढ़ाएं। ठीक है। तो नेपोलियन बोनापार्ट जो थे उनको गणित, इतिहास, सैनिक विज्ञान एवं दर्शन का अध्ययन करने में उनको बड़ा ही मन लगता था और इनमें वो पारंगत हो गए थे। उनकी प्रतिभा इनमें बहुत ज्यादा थी। स्कूली जीवन में यानी कि प्रारंभिक शिक्षा में जब वो स्कूल में थे, विद्यालय में थे, तो अभी से वो वीर और साहसी कार्य करने लगे थे। ठीक है। तो धीरे धीरे समय बीता और 18 वर्ष की आयु में, ठीक है, 18 वर्ष की आयु में वे फ्रांस के सब लेफ्टिनेंट, ठीक है, फ्रांस सेना का सब लेफ्टिनेंट पद पर आसीन हुए। ठीक है। उनको वहां की जो फ्रांस के जो शासक थे उनको क्या किए? फ्रांस की सेना का सब लेफ्टिनेंट बना दिए थे। ठीक है। फिर 1793 ईस्वी में तूलो, ठीक है, वहां फ्रांस में जो एक बंदरगाह था, तूलो बंदरगाह, ठीक है, जहां पे जनता का विद्रोह हो रहा था। क्या था? जनता का विद्रोह हो रहा था। वहां उस विद्रोह को दबा करके, ठीक है, उस विद्रोह को दबा करके उन्होंने अपनी प्रतिभा का परिचय दिया था। और वहां के और फ्रांस की आगे चल करके फ्रांस के जो शासक थे, थे, उन्होंने नेपोलियन को ब्रिगेडियर जनरल का पद प्राप्त करा दिया था, या पद पर आसीन कर दिया गया था। ठीक है। फिर आगे बढ़ते हुए हम लोग देख लेते हैं कि 1795 ईस्वी में कन्वेंशन के विरुद्ध, ठीक है, कन्वेंशन के विरुद्ध जो विरोध हो रहे थे उसको दबा करके, ठीक है, नेपोलियन ने फिर से एक बार अपने प्रतिभा का परिचय
दिया था। और इस प्रतिभा का परिचय देने के कारण नेपोलियन को कन्वेंशन ने क्या किया था, गृह सेनापति नियुक्त कर दिया गया था। ठीक है, गृह सेनापति नियुक्त कर दिया था। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, उनका जो कौशल क्या था। ठीक है, 1796 ईस्वी में इटली के सैनिक अभियान में उनको भेजा गया। ठीक है, कब भेजा गया था, 1796 ईस्वी में उनको क्या किया गया था, इटली के सैन्य अभियान में भेजा गया था। ठीक है, तब उन्होंने क्या किया था, 1797 ईस्वी तक होते होते, 1797 ईस्वी तक आते आते वो क्या किए थे, संपूर्ण इटली पर अपना आधिपत्य जमा लिया था, फ्रांस का अधिकार हो गया था। ठीक है, उसके बाद वहां से कैंपो फॉर्मिया की संधि हो गई। ठीक है, तो वे क्या किए, अक्टूबर 1797 ईस्वी को क्या किया, ऑस्ट्रिया ने नेपोलियन के साथ कैंपो फॉर्मिया की संधि अक्टूबर 1797 ईस्वी में कर ली थी। ठीक है, तब आगे देखते हैं कि दोस्तों नेपोलियन की प्रतिभा के कारण, ठीक है, नेपोलियन की प्रतिभा के कारण जब नेपोलियन जो है इटली विजय करके कैंपो फॉर्मिया की संधि करके जब वो फ्रांस आए थे, पेरिस आए थे, तो पेरिस की जनता ने, ठीक है, पेरिस की जनता ने नेपोलियन का भव्य रूप से स्वागत किया था। ठीक है, उनको जनता जो है धीरे धीरे मन में बात चलने लगी थी कि यही जो है आगे चल के फ्रांस के शासक के रूप में आ सकते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि जुलाई 1798 ईस्वी में मिस्र, सॉरी दोस्तों यहाँ मिस्र जो है रोंग लिखा गया, इसको हम काट के सही से लिख देते हैं। ठीक है, ठीक है, तो जुलाई 1798 ईस्वी में मिस्र के सैनिक अभियान, ठीक है, फिर उनको जो है नेपोलियन को 1798 ईस्वी में मिस्र के सैनिक अभियान में भेजा गया। ठीक है, मिस्र की सेना को, ठीक है, मिस्र की सेना को पराजित कर, ठीक है, काहिरा में प्रवेश किया। ठीक है, उन्होंने क्या किया, जब 1798 ईस्वी में जब वो मिस्र के सैनिक अभियान में गए तो वहां क्या किए, वो मिस्र की सेना को पराजित करके काहिरा में प्रवेश किए थे और उनको जीत लिया था। ठीक है, अब उसके बाद आगे बढ़ते हुए देख लेते हैं कि अगस्त 1798 ईस्वी में, ठीक है, अगस्त 1798 ईस्वी में, यहाँ पे देखिए दोस्तों 1798 ईस्वी में, अगस्त 1798 ईस्वी में जब ब्रिटिश सेनापति, ठीक है, ब्रिटिश माने इंग्लैंड के ब्रिटिश सेनापति जो है नेल्सन ने नील नदी की लड़ाई में, ठीक है, नील नदी की लड़ाई में यानी कि नौसेना युद्ध में क्या किए थे, नेपोलियन को पराजित कर दिए थे। 1798 ईस्वी में क्या किए थे, ब्रिटिश सेनापति नेल्सन ने नील की लड़ाई में क्या किए थे, नेपोलियन को पराजित कर दिए थे। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक हम लोगों ने जाना कि उनकी क्या उपलब्धियां थी, वो अपने साहस का किस प्रकार से परिचय उन्होंने, नेपोलियन ने किस प्रकार अपने साहस का परिचय लोगों के सामने रखा। ठीक है, किस प्रकार उनको जो है पद प्रदान किए गए उनके बारे में जाना हम लोगों ने। तो अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं ठीक है, अब देखिए आगे बढ़ते हुए हम लोग देख लेते हैं कि नवंबर, ठीक है, नवंबर 79 ईस्वी में, ठीक है, क्या हुआ था कि जब वह हार के बाद यानी कि ब्रिटिश सेनापति नेल्सन, ठीक है, ब्रिटिश सेनापति नेल्सन से हारने के बाद जब वो फ्रांस आए, ठीक है, पेरिस पहुंचे, तो उन्होंने क्या किया, कुछ सैनिकों के साथ मिलकर के, ठीक है, फ्रांस के कुछ सैनिकों से, मैंने अपने विश्वासी सैनिकों के साथ मिलकर के उन्होंने क्या किया था, फ्रांस से डायरेक्टरी शासन का अंत कर दिया था। ठीक है, फ्रांस से डायरेक्टरी शासन का अंत कर दिया था। और क्या किए थे, वहां की जो व्यवस्थापिका सभा थी, ठीक है, फ्रांस की जो उस समय की तत्कालिक व्यवस्थापिका सभा थी, उन्होंने क्या किया था, एक प्रस्ताव पारित करके, ठीक है, एक प्रस्ताव पारित करके फ्रांस का प्रथम काउंसिल का पद ग्रहण करवा दिया था। ठीक है,
किसको, नेपोलियन को क्या किया गया था, फ्रांस का प्रथम काउंसिल का पद ग्रहण करवा दिया गया था। ठीक है, प्रथम काउंसिल का मतलब होता है दोस्तों, देश का शासन एक व्यक्ति के हाथों में। ठीक है, देश का शासन एक व्यक्ति के हाथों में, यानी कि वो व्यक्ति वही उसी व्यक्ति के द्वारा, माने जो भी वो देश का शासक बना है, ठीक है, वही देश को चला सकता है और कोई भी इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। वो जो बोलेगा वही कानून है, ठीक है, वही नियम है। ठीक है, तो हम लोगों ने देखा कि 1799 ईस्वी में नेपोलियन ने क्या किया था, डायरेक्टरी शासन का अंत कर दिया था फ्रांस से। ठीक है, अब फ्रांस से अंत होने के बाद फ्रांस की जो व्यवस्थापिका सभा थी, उन्होंने एक प्रस्ताव पारित करके नेपोलियन को फ्रांस का प्रथम काउंसिल बना दिया था। ठीक है, अब जल्दी से आइए देख लेते हैं नेपोलियन के उत्कर्ष माने उत्पत्ति के कारण क्या थे। इस प्रकार जो फ्रांस में जो वो इतनी तेजी से किस लिए कैसे वो उत्थान हो रहा था उसका। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं। हमारा पहला पॉइंट जो है, फ्रांसीसी क्रांति की राजनीति से उब जाना, मतलब वहां की जो जनता थी फ्रांसीसी क्रांति के कारण उब चुकी थी और वो एक अस्थायी सरकार चाहती थी। फ्रांस की जो जनता थी वो क्या थी, इतने जो क्रांति हो रहे थे उससे क्या हुआ था, वहां की जो जनता थी, फ्रांस की जो जनता थी वो उब चुकी थी और वह एक अस्थायी सरकार चाहती थी जो कि सिर्फ नेपोलियन ही दे सकता था। क्या कर सकता था, एक अस्थायी सरकार जो है वो नेपोलियन ही उसको दे सकता था, फ्रांस की जनता को प्रदान कर सकता था। अब दूसरा देखते हैं पॉइंट क्या था हमारा, कि नेपोलियन फ्रांस में व्यवस्थित एवं अनुशासन सरकार, मतलब फ्रांस में जो है वहां की जो है व्यवस्थित करना, माने शासन व्यवस्था को व्यवस्थित रूप से और अनुशासित रूप से सरकार को चलाना, नेपोलियन का ही उस समय सबसे बड़ा दावेदार सामने आ रहे थे। नेपोलियन ही जो क्या थे उस समय की परिस्थिति में और तत्कालिक समय में, नेपोलियन ही जो क्या था, फ्रांस में व्यवस्थित एवं अनुशासित सरकार को ला सकते थे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं तो तीसरा पॉइंट देखते हैं, नेपोलियन का फ्रांस की जनता के सामने अपनी प्रतिभा को दिखाना, मतलब नेपोलियन जो थे फ्रांस की जनता के सामने अपनी प्रतिभा को दिखा चुके थे। ठीक है, ऐसे ऐसे विजय वो किए थे, ऐसे ऐसे राज्यों को जीते थे। ठीक है, जिसके कारण फ्रांस की जनता का विश्वास नेपोलियन पर बढ़ रहा था। ठीक है, यह भी एक कारण था नेपोलियन का फ्रांस में उत्पत्ति का, ठीक है, उत्थान का। अब आगे देख लेते हैं कि आंतरिक समस्याओं को समाधान करना। नेपोलियन क्या किए थे कि जो भी आंतरिक समस्याएं थी फ्रांस में उस समय, ठीक है, उसको बड़ी ही साहस पूर्वक, बड़ी ही सरलता पूर्वक से क्या कर रहे थे, उसका समाधान करते हुए जा रहे थे, जिसके कारण फ्रांस की जनता का पूरी तरह से मन था कि यही जो है हमारे देश में शांति व्यवस्था स्थापित कर सकते हैं। आइए दोस्तों, अब जल्दी से देख लेते हैं नेपोलियन के राज्य अभिषेक के बारे में। नेपोलियन का जो राज्य अभिषेक हुआ था उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो नेपोलियन का जो राज्य अभिषेक हुआ था 2 दिसंबर 1804 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, नेपोलियन का जो शासन काल जो चला है वो 1814 ईस्वी तक चला, और नेपोलियन का जो शासन रहा है वो 1814 ईस्वी तक रहा। ठीक है, देखिए जब नेपोलियन का राज्याभिषेक हो रहा था, ठीक है, तो फ्रांस के जो पोप थे, पोप का नाम था पायस, सप्तम पोप थे। ठीक है, फ्रांस के सप्तम पोप थे पायस। ठीक है, जब वो क्या किए थे ना, कि जब वो मुकुट अपने हाथों में लिए हुए थे तो नेपोलियन ने उनके हाथों से मुकुट को ले लिया और स्वयं ही मुकुट को पहन लिए थे, यानी कि धारण कर लिए थे। ठीक है, और जब वह राज्याभिषेक में थे, तो जब हो रहा था तो उन्होंने एक बात कही थी कि नेपोलियन ने बात कही थी कि मैंने फ्रांस के राजमुकुट को झाड़ी में पड़े हुए पाया था और तलवार की नोक से उठा करके सिर पर रख लिया था। ठीक है दोस्तों, ये कोटेशन जो है नेपोलियन के द्वारा कहा गया है, तो इसको आप लोग याद रखिएगा, हो सकता है आप लोगों के एग्जाम में ये आ जाए। ठीक है,
तो ऐसे करके सवाल पूछ सकता है कि नेपोलियन ने राज्याभिषेक के समय क्या कहा था। ठीक है, तो आप लोग आराम से इसको याद कर लीजिएगा, तो एग्जाम में लिख लीजिएगा। ठीक है, अब देख लेते हैं कि 1815 ईस्वी में 1815 ईस्वी में वाटरलू के युद्ध में, ठीक है, वाटरलू का जो युद्ध था वो नेपोलियन का अंतिम युद्ध साबित हुआ। ठीक है, अंतिम युद्ध साबित हुआ। ठीक है, 1815 ईस्वी में जो वाटरलू का युद्ध हुआ था वो नेपोलियन के लिए अंतिम युद्ध हुआ। वाटरलू के युद्ध में वह पराजित हो गया और वहां से उसको बंदी बना करके सेंट हेलेना द्वीप भेज दिया गया। ठीक है, नेपोलियन को क्या किया गया, सेंट हेलेना द्वीप भेज दिया गया, जहां पे उसकी मृत्यु 1821 ईस्वी में हो गई थी। ठीक है, तो हम लोगों ने देखा आज नेपोलियन के जीवन के बारे में, जीवन परिचय के बारे में हम लोगों ने देखा। तो अब इसके बाद हम लोग जो अगला वीडियो जो आने वाला है उसमें हम लोग देखेंगे कि प्रथम काउंसिल बनने के बाद, ठीक है, नेपोलियन ने क्या कार्य किए थे। ठीक है, तो आज हम लोगों ने नेपोलियन के जीवन का परिचय पढ़ा। तो आशा करता हूं कि आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया होगा। ठीक है, तो जो भी मेरे चैनल पे नए हैं वे क्या सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें, शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो इस विषय का लाभ उठा सके। तो यही बोल करके मैं आप लोगों से आज विदा लेता हूं। फिर मिलता हूं मैं अगले वीडियो में आप लोगों के सामने। हाँ, और एक बात दोस्तों कि आप कमेंट जरूर करें। ठीक है, कमेंट करने से ये पता चलता है कि आप लोगों को क्या और जानना है। ठीक है, इसीलिए मैं बोलता हूं, आप लोगों को बार बार बोलता हूं कि आप वीडियो में जाकर के कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें कि आप लोगों को कौन सा वीडियो चाहिए। तो इसके मुताबिक मैं आप लोगों को बना करके आप लोगों के सामने रखूंगा। थैंक यू।